हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम लोग क्लास 10 का एक चैप्टर हमारा पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे। पर्यावरण का अर्थ है वे सभी चीज़ें जो हमें घेरे रखती है, अर्थात इसमें दो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक का अर्थ है सजीव घटक, सजीव संबंधी घटक जैसे पौधे एवं जंतुएं, ये सभी क्या होते हैं? जैविक घटक होते हैं। ये क्या है? आपका जंतु है और ये सब क्या है? पौधे, अर्थात ये सब क्या है? जैविक घटक हैं। और अजैविक घटक के अंतर्गत जल, मृदा, तापमान, मौसम तथा जलवायु, आर्द्रता, ये सभी क्या आते हैं? अजैविक घटक। तो पारितंत्र का निर्माण जैविक घटक और अजैविक घटक के से होता है। पर्यावरण पर्यावरण का मतलब वह सभी चीजें होती हैं जो हमें घेरे रखती हैं। सभी जैविक और अजैविक घटक शामिल हैं। अर्थात आप समझ गए होंगे कि जैविक घटक और अजैविक घटक क्या होते हैं। जैविक और अजैविक घटक के पारस्परिक मेल से क्या बनता है? पारितंत्र बनता है। जैविक घटक में पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव आते हैं और अजैविक घटक में मिट्टी, वायु, जल इत्यादि आते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पारितंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक पारितंत्र और एक मानव निर्मित पारितंत्र। ये जंगल है तो जंगल क्या हो गया? प्राकृतिक पारितंत्र। ओके, अब देखिए यहाँ पे समुद्र है, समुद्र क्या हो गया? प्राकृतिक पारितंत्र। ओके, एक क्या है? झील है, झील भी क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र है। और यहाँ आप देख सकते हैं खेत है, तो खेत क्या हो जाएगा? मानव निर्मित पारितंत्र। और इमेज में देख सकते हैं क्या है? बांध है, तो बांध किसके द्वारा बनाया जाता है? मानव के द्वारा, अर्थात बांध भी क्या है? मानव निर्मित पारितंत्र। और ये क्या है? बगीचा। देख सकते हैं कितना खूबसूरत बगीचा है, तो बगीचा किसके अंतर्गत आएगा? मानव निर्मित पारितंत्र। और हम लोग डिफिनीशन देखते हैं। पारितंत्र क्या होता है? एक क्षेत्र के सभी जीव व जैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। ओके, तो पारितंत्र में क्या हो गया? जैविक घटक और अजैविक घटक। इसलिए एक पारितंत्र जैविक व अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर बनता है। तो आप समझ गए होंगे कि पारितंत्र का निर्माण कैसे होता है। पारितंत्र दो प्रकार के होता है। कौन कौन? प्राकृतिक पारितंत्र, पारितंत्र में जो प्रकृति में विद्यमान होता है, मतलब प्रकृति से ही मिला होता है हम लोग को, वो क्या कहलाएगा? प्राकृतिक पारितंत्र। जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा, जंगल, सागर, झील, ये सब क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र हैं। और मानव निर्मित पारितंत्र, जो पारितंत्र मानव ने निर्मित किया है, अर्थात मानव के द्वारा बनाया गया है, उसे क्या बोलेंगे? मानव निर्मित पारितंत्र। जैसे खेत, जलाशय, बगीचा। हम लोगों ने देखा अभी, ये क्या है? बगीचा है। क्या है? बगीचा है। तो क्या हो जाएगा? मानव निर्मित पारितंत्र। ओके, अब हम लोग देखते हैं जैविक घटक और अजैविक घटक। तो जैविक घटक के अंतर्गत क्या आएंगे? मौसम, जलवायु, प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, जल, ये सब क्या है? जैविक घटक है। और आप देखिए यहाँ पे पौधे एवं जंतु और छोटे छोटे सूक्ष्म जीव ये भी क्या आते हैं? जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो जैविक घटक और अजैविक घटक। अब डिफिनीशन यहाँ देखते हैं हम लोग। क्या है जैविक घटक का डिफिनीशन? सभी निर्जीव घटक, अर्थात जिसमें प्राण नहीं है, प्राण वायु नहीं है। कौन कौन? जैसे हवा, पानी, भूमि अर्थात मृदा, मिट्टी, प्रकाश और तापमान आदि मिलकर क्या बनते हैं? अजैविक घटक बनते हैं। और जैविक घटक में क्या आते हैं? सभी सजीव घटक जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, फफूंदी आदि मिलकर सब क्या बनते हैं? जैविक घटक कहते हैं। ओके, अब हम लोग जानते हैं पारितंत्र के घटक कौन कौन हुए? जैविक घटक और अजैविक घटक। अजैविक घटक, जैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत पौधे एवं जानवर, और अजैविक घटक के अंतर्गत हवा, जल और भूमि। अब देखते हैं जैविक घटक। जैविक घटक का तीन भाग। कौन कौन? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और यहाँ पे देखिए उपभोक्ता का चार भाग, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। तो हम लोग जानते हैं आहार के आधार पर जैविक घटक को निम्न भागों में बांटा गया है। उत्पादक अर्थात जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? उत्पादक कहते हैं। ओके, सभी हरे पौधे क्या हैं?
उत्पादक है। नील हरित शैवाल अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी अर्थात सूर्य के प्रकाश के प्रयोग करके बनाते हैं। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा जो भोजन अपना बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? उत्पादक। जैसे पिक्चर में देख सकते हैं, ये सब क्या है? पौधा है। ऐसा भोजन कैसे बनाएंगे? प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। ओके, और एक एग्जाम्पल था नील हरित शैवाल। आप पिक्चर में देख सकते हैं, यही है नील हरित शैवाल, जो वर्षा के मौसम में देख सकते हैं या पानी में भी आप देखते होंगे, जिसे हम लोग काई बोलते हैं। ओके, जो गंदा है, इसे क्या बोलते हैं? नील हरित शैवाल। आप जानते हैं उपभोक्ता किसको बोलते हैं? जो उत्पादक पे निर्भर होते हैं। उपभोक्ता अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, किस पे निर्भर होते हैं? उत्पादक पे निर्भर होते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा अपना भोजन का निर्माण नहीं करते हैं। वो क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता। ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किस पे निर्भर होते हैं? उत्पादकों पे निर्भर रहते हैं, तब उसको क्या बोलेंगे? उपभोक्ता। उपभोक्ता को निम्न भागों में बांटा गया है। शाकाहारी, शाकाहारी अर्थात जो पौधे व पत्ते खाने वाले क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। पता होगा, आपने पिछली क्लास में अध्ययन किया होगा, शाकाहारी किसे कहते हैं? तो जो पौधे एवं पत्ते खाते हैं, जैसे बकरी, हिरन, ये सब क्या है? शाकाहारी है। मांसाहारी, मांसाहारी मतलब मांस खाने वाले, जैसे शेर और मगरमच्छ, ये सब क्या है? मांस ही खाएंगे, ये पत्ते नहीं खाएंगे, तो ये सब क्या है? मांसाहारी। और सर्वाहारी किसे कहते हैं? जो दोनों खाते हैं, पौधे व मांस दोनों खाने वाले जीव को क्या बोलेंगे? सर्वाहारी, जैसे कौवा और मनुष्य। अब परजीवी किसे कहते हैं? जो दूसरे के शरीर में रखकर अपना भोजन लेने वाले, वो क्या बोलते हैं? परजीवी कहते हैं। कौन? जू और अमरबेल। जू मतलब जो माथा में होता है जू, और अमरबेल का हम लोग पिक्चर देखते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे ये क्या है? शाकाहारी जानवर है। ये सब क्या कहते हैं? साग खाते हैं, प्लांट पे निर्भर रहते हैं, पौधे खाते हैं। ये सब क्या है? शाकाहारी जानवर। उसके बाद आप देखिए, ये सब क्या है? मांसाहारी जानवर हैं। ये सब क्या खाते हैं? मांस खाते हैं, देख सकते हैं। ओके, देखिए शेर, मगरमच्छ, ये सब क्या कहलाते हैं? मांसाहारी जानवर हैं। और ये आपका क्या है? सर्वाहारी। कौवा, कौवा क्या है? सर्वाहारी है। ये क्या? ये दोनों खाएगा, मांस भी और जंतु भी, मांस भी और पादप पेड़ पौधा भी। अब देखिए यहाँ पे मनुष्य, मनुष्य भी क्या है? सर्वाहारी है, जो दोनों खाते हैं। और ये कुत्ता, कुत्ता भी क्या है? सर्वाहारी है। ये जू हो गया आपका, जू भी, जू जो माथा में होता है, तो ये भी क्या है? ये परजीवी है, दूसरे के शरीर में रखकर अपना भोजन लेता है, तो क्या है? परजीवी। और ये अमर बेल है, आप देख सकते हैं लेयर टाइप से जो है, वो क्या है? अमर बेल है। ये भी क्या है? परजीवी है। ओके, तो आपने समझ गया होगा कि ये सब क्या है? परजीवी, जो दूसरे के शरीर में रखकर अपना भोजन लेने वाले। अब अपघटक क्या होते हैं? फफूंदी व जीवाणु जो मरे हुए जीव व पौधे के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं। इस प्रकार अपघटक स्रोतों की भरपाई में मदद करते हैं। ये क्या होते हैं? ये फफूंदी और जीवाणु होते हैं। आपने देखा होगा कि अगर पेड़ पौधा या कहीं पे गंदगी है, वो कुछ दिन के बाद वहां से क्या होता है? समाप्त हो जाता है। तो ये क्या करते हैं? जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में विघटित कर देते हैं, अर्थात तोड़ देते हैं और पर्यावरण में उसे मिला देते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पर्यावरण के लिए क्या है? मित्र है, मतलब पर्यावरण का ये दोस्त है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये अपघटक जीव है। यहाँ पे देखिए, यही क्या है? आपका अपघटक जीव है। ये सब क्या है? अपघटक जीव हैं। ये पर्यावरण के हितैषी हैं। ओके, सांप भी क्या है? पर्यावरण का हितैषी है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? चूहा को मार खाता है। किसान का भी ये दोस्त है। ये सब क्या है? सूक्ष्म जीव है। तो आप समझ गए होंगे अपघटक जीव क्या होते हैं। अब हम लोग जानते हैं खाद्य श्रृंखला। प्रत्येक जीव को अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर होना होता है, अर्थात आश्रित होते हैं। इसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला। एक पिक्चर के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं हम लोग। ये क्या है? प्लांट है, पौधा है। उसे कौन खा जाता है? टिड्डा। टिड्डा प्लांट को खा जाता है। मेढक किसको खा जाता है? तो टिड्डा को खा जाता है। सांप किसको खा जाता है? तो मेढक को खा जाता है। और चील किसको खा जाता है? तो सांप को खा जाता है। अर्थात एक प्रकार क्या है? आहार श्रृंखला है। एक दूसरे पे क्या है? ये सब आश्रित हैं। ओके, तो आहार श्रृंखला का क्या परिभाषा हो जाएगा? आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आहार श्रृंखला। आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं एक आहार श्रृंखला बनाया गया है। यहाँ पे देखिए, इसे ये प्लांट है, ये हिरन है। ये प्लांट पौधा हो गया, हिरन हो गया, और ये क्या है? टाइगर, बाघ है।
एक प्रकार का आहार श्रृंखला है। बाघ किसको खा जाएगा? हिरण को। बाघ हिरण को खाएगा और हिरण प्लांट को खा जाएगा। तो एक प्रकार का क्या है? आहार श्रृंखला है। यहाँ भी देखिए एक और आहार श्रृंखला बनाया गया है। ओके, और ये भी क्या है? एक आहार श्रृंखला ही है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं आहार श्रृंखला है। ओके, अब हम लोग जानेंगे पोषी स्तर क्या होता है। तो एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिनमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है क्या करता है? पोषी स्तर कहलाता है। ये आहार श्रृंखला क्यों जरूरी है? तो ये टिड्डा घास को क्यों खाता है? क्योंकि टिड्डा को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, अर्थात इसे ऊर्जा मिलता है, अर्थात ऊर्जा का क्या होता है? स्थानांतरण होता है। मेढक टिड्डा को क्यों खाता है? क्योंकि मेढक को क्या चाहिए? मेढक को ऊर्जा चाहिए, जीवित रहने के लिए चाहिए ना ऊर्जा, तो ऊर्जा चाहिए, इसलिए क्या करता है? टिड्डा को खा जाता है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, एक घटक से दूसरे घटक में क्या होता है? यहाँ पे ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जिसे क्या बोलते हैं? पोषी स्तर। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ लिखा हुआ है, एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक ही दिशा में होता है। इसका कहने का अर्थ है एक ही दिशा का मतलब अगर मेढक टिड्डा को खा जाएगा तो ऊर्जा किसे मिलेगा? मेढक को मिलेगा, टिड्डा को नहीं मिलेगा। और अगर सांप मेढक को खा जाता है तो ऊर्जा किसे मिलेगा? सांप को मिलेगा। तो एक ही दिशा में हुआ ना, ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होता है? एक ही दिशा में होता है, दोनों दिशा में नहीं होता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखा है, हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पे पड़ता है उसे ही अवशोषित करते हैं, अर्थात 100% में 100% में 1% ही भाग किसमें? भोजन के रूप में या ऊर्जा के रूप में लेते हैं हरे पौधे। बाकी 99% क्या कर देते हैं? लौटा देते हैं। 1% ही ऊर्जा का उपयोग होता है प्रकाश सूर्य के द्वारा। ओके, अब एक यहाँ नियम है, 10% का नियम क्या है? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ही ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोगी या उपयोग होता है। इसका कहने का मतलब हुआ, एक पिक्चर के माध्यम से यहाँ देखिए कि उत्पादक स्तर है। एक पिक्चर देखिए, ये क्या है? उत्पादक है, घास है, ये प्रथम उपभोक्ता हुआ, ये द्वितीय उपभोक्ता हुआ। तो ऊर्जा का स्थानांतरण का मतलब कि अगर प्रथम उपभोक्ता ऊर्जा को लेता है तो मात्र इसे कितना ऊर्जा मिलेगी? 10%। बाकी 90% ऊर्जा स्वयं उत्पादक अर्थात प्लांट अर्थात पेड़ पौधे अपनी ऊर्जा का उपयोग करेंगे। बाकी 90% ऊर्जा का उपयोग स्वयं करेंगे, बाकी 10% ऊर्जा दूसरे या प्राथमिक उपभोक्ता को देंगे। जैसे एक पिक्चर में देखिए, यहाँ पे ये क्या हुआ? उत्पादक स्तर का अगर भोजन आदमी करता है तो उसे कितना ऊर्जा मिलेगा? 1000 किलो जूल। तो अगर प्राथमिक स्तर उपभोक्ता को अगर आदमी खाता है तो उसे ऊर्जा कितना मिलेगा? 100 किलो जूल, अर्थात 10% इसको क्या हो गया? घट गया। ये क्या रूल है? इसी को बोलते हैं 10% रूल या 10% नियम। एक पोषी स्तर दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ही ऊर्जा का क्या होगा? स्थानांतरण होगा। बाकी 90% क्या हो जाएगा? 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में होता है। मतलब अगर ये क्या है? मेढक है, अगर मेढक टिड्डा को खा जाता है तो इसको ऊर्जा कितना मिलेगा? मात्र 10%। बाकी 90% ऊर्जा का उपयोग कौन कर लेगा? टिड्डा कर लेगा। तो यही रूल है। अगर सांप मेढक को खा जाता है तो इसको ऊर्जा कितना मिलेगा? मात्र 10%। और 90% ऊर्जा किसका उपयोग करेगा? स्वयं करेगा। कौन? मेढक। तो यह 10% ऊर्जा का नियम। और उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अतः आहार श्रृंखला में सामान्यतः 3 अथवा 4 ही चरण होते हैं। देखिए, अगर मनुष्य बाघ को खाता है तो ऊर्जा इसको क्या मिलेगा? बहुत ही कम मिलेगा। लेकिन अगर मनुष्य उत्पादक अर्थात प्लांट पे निर्भर होता है तो उसे ऊर्जा क्या मिलेगा? अधिक मिलेगा, क्योंकि यहाँ जाते जाते ऊर्जा का क्या हो जाता है? 10% के रूल से कम होते चला जाता है। यही पोषी स्तर हो गया। उत्पादक प्रथम पोषी स्तर, जिसके अंतर्गत घास हो गया। शाकाहारी में द्वितीय पोषी स्तर, मांसाहारी तृतीय पोषी स्तर और
सर्वोच्च मांसाहारी में चतुर्थ पोषीय स्तर में क्या आ जाएगा? सांप आ जाएगा। जैव संवर्धन, आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में जाने पर वृद्धि होती है। इसे क्या बोलते हैं? जैव संवर्धन कहते हैं। अर्थात अगर कोई भी आदमी प्लांट पे निर्भर होता है या उत्पादक पे निर्भर करता है या उत्पादक संबंधी चीज को लेता है, तो इसमें रासायनिक या हानिकारक रसायन की मात्रा क्या होगा? कम होगा। अगर प्राथमिक उपभोक्ता का ग्रहण करता है, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत क्या आता है? बकरी। अगर आदमी कोई बकरी का सेवन करता है तो इसमें हानिकारक पदार्थ की मात्रा क्या होगा? अधिक होगा। किसके तुलना में? उत्पादक की तुलना में। अगर कोई आदमी शेर का सेवन करता है, शेर को खा जाता है, तो उसमें हानिकारक पदार्थ की मात्रा क्या होगा? सबसे अधिकतम होगा, अधिक होगा। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि अपने अगर शरीर या अपने जीवन को लंबी आयु चाहिए तो आप उत्पादक पे निर्भर करें, उत्पादक संबंधी चीज लें, जिससे कि आप में हानिकारक रसायनों की मात्रा क्या होगा? कम होगा। नहीं तो क्या हो जाएगा कि हानिकारक रसायनों की मात्रा क्या होगा? अधिक होगा। ऐसे रसायनों की सबसे अधिक मात्रा किसमें होती है? मानव शरीर में होती है, क्योंकि मानव शरीर क्या होता है? मानव क्या होता है? सर्वाहारी होता है। ये प्लांट और जंतु दोनों पे निर्भर होता है, इसलिए रसायनों की मात्रा सबसे अधिक किसमें होता है? तो मानव शरीर में होती है। क्योंकि मानव शरीर क्या होता है? मानव क्या होता है? ये सब सारे जीव जंतु को खा सकता है, खाता भी है। इसलिए कह सकते हैं कि हानिकारक रसायनों की मात्रा सबसे अधिक किसमें होगा? तो मानव शरीर में होगा। एक आहार जाल बनाया गया है यहाँ पे। आहार जाल, आहार श्रृंखलाएं आपस में प्राकृतिक रूप से क्या है? जुड़ी हुई हैं, जो एक जाल का रूप धारण कर लेती है, जिसे क्या बोलते हैं? आहार जाल कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है? एक पौधा है। क्या कौन खा जाएगा इसे? चूहा क्या करेगा? पौधा को खा जाएगा। और सांप क्या करेगा? सांप चूहा को खा जाएगा। चील किसको खा जाएगा? चूहा को खा जाएगा। ओके, तो एक प्रकार का क्या है? आहार जाल बना हुआ है। सब एक दूसरे पे क्या है? निर्भर हैं या आश्रित हैं। एक फिगर है, एक केस का फिगर है, आहार जाल का है। देखिए यहाँ पे ये फिगर है आहार जाल का। सब जीव एक दूसरे पे क्या है? आश्रित है या निर्भर है। अब हम लोग जानते हैं पर्यावरण संबंधी समस्याएं होती हैं बहुत सारे। किस कारण से होती हैं? पर्यावरण की समस्याएं, पर्यावरण में बदलाव हमें प्रभावित करता है। अगर पर्यावरण अचानक चेंज हो जाए या बदल जाए तो हमें क्या करेगा? प्रभावित करेगा। जैसे अभी ठंड का समय है, ठंडा लगेगा। अगर अचानक से गर्मी हो जाए तो हमें क्या होगा? प्रभावित हो जाएंगे, हम लोग चेंज हो जाएंगे। तो अचानक चेंज होना भी क्या है? अच्छा नहीं है। धीरे धीरे टेम्परेचर अगर धीरे धीरे चेंज हो तो मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। हमारी गतिविधियां भी पर्यावरण को क्या करती है? प्रभावित करती है। इससे पर्यावरण में धीरे धीरे गिरावट आ रहा है, जिससे पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जैसे प्रदूषण, वनों की कटाई। जैसे देखिए यहाँ पे वनों की कटाई है, इससे पर्यावरण क्या होगा? असंतुलित हो जाएगा और बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न हो गई। अब देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है? किसी फैक्ट्री के द्वारा कितना कचरा पानी जाके कहाँ छोड़ा जा रहा है? नदी में। अब इससे क्या होगा? जीव जंतु जो जलीय जीव हैं वो क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। इससे नुकसान होगा पर्यावरण को। और देखिए यहाँ फैक्ट्री है, फैक्ट्री से क्या निकल रहा है? धुआं निकल रहा है। इससे भी क्या होगा? पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा। ओके, अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं ओजोन क्या होता है और ओजोन परत क्या होता है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ओजोन परत या ओजोन का सूत्र होता है O3। हम लोग आगे देखेंगे ओजोन का निर्माण कैसे होता है। तो ओजोन परत पृथ्वी के बाह्य, पृथ्वी से 18 से 60 किलोमीटर, 18 से 55 या 60 किलोमीटर की दूरी पे क्या है? परत है। आप देख सकते हैं पृथ्वी है, ये पृथ्वी और क्या है? लेयर बना हुआ है, जो कि सूर्य से निकलने वाले परावैंगनी किरण को क्या करता है? रोकता है। अगर ये परावैंगनी विकिरण पृथ्वी पे चला है तो मनुष्य में बहुत सारे बीमारी उत्पन्न होगा, जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद। ये सब बीमारी क्या होता है? सूर्य से निकलने वाले परावैंगनी विकिरण के कारण होता है। तो ओजोन परत क्या करता है कि सूर्य से आने वाले परावैंगनी विकिरण को रोकता है। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिए, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। आप देख सकते हैं यही है। ऊपर से क्या आ रहा है? परावैंगनी विकिरण। और ये छाता बनाया गया है जो कि क्या कर रहा है? ओजोन परत का काम करता है और सूर्य से आने वाले परावैंगनी विकिरण को रोकता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ओजोन क्या है।
ओजोन परत। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक रक्षात्मक आवरण है जो कि सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित करता है। उसमें क्या कर लेता है? सोख लेता है, अर्थात वहां पे रोक लेता है वो। इस प्रकार से यह जीवों की स्वास्थ्य संबंधी हानियां जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, कमजोर परिरक्षा तंत्र, पौधे का नाश आदि से क्या करता है? रक्षा करता है। तो ये क्या है? वायुमंडल या हमारे जीव या सभी जंतु के लिए लाभदायक है। मुख्य रूप से ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाते हैं जो हमारे वायुमंडल का हिस्सा है। जमीनी स्तर पे ओजोन एक क्या है? घातक जहर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? त्वचा कैंसर है, इसी टाइप से त्वचा कैंसर हो जाएगा अगर पराबैंगनी विकिरण हमारे शरीर पे पड़ेगा तो। अब देखिए इसको मोतियाबिंद, इस आंख देखिए, ये आंख ठीक है, ये मोतियाबिंद से क्या है? ग्रसित है। देखिए यही आपका क्या है? समताप मंडल कहाँ से होता है? 10 से 50 किलोमीटर के अंतर्गत यही आपका क्या है? ओजोन परत है। और सबसे नीचे ये मंडल को क्या बोलते हैं? 0 से 10 किलोमीटर का जो एरिया रहता है उसे बोलते हैं क्षोभ मंडल। ओके, तो समताप मंडल में क्या रहता है? ओजोन परत, याद रखिएगा इसे। 10 से 50 किलोमीटर के रेंज में आता है। तो ये ओजोन परत क्या है? लाभदायक है। अच्छा, ओजोन का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए यहाँ पे ओजोन का निर्माण निम्न रासायनिक क्रिया का परिणाम है। क्या? O2 पराबैंगनी विकिरण और O प्लस O अणु क्या बनता है? O2। ओके, और O2 एक और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? O3, जिसको क्या बोलते हैं? ओजोन। तो याद रखिएगा ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है? तो O3। देखिए ओजोन परत में होल हो गया, छिद्र हो रहा है। अब पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पे क्या है? ओजोन परत में होल हो रहा है, छिद्र हो रहा है। क्यों? क्योंकि पराबैंगनी विकिरण या वायुमंडल में क्या हो रहा है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, जिससे ओजोन परत में क्या हो रहा है? छिद्र हो रहा है। अब सेकेंड इमेज को भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है? ओजोन परत में छिद्र दर्शा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अर्थात ओजोन परत क्या हो रहा है? ओजोन परत का जो लेयर है, परत है, वो ओजोन का जो लेयर है वो धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। अब देखिए कहाँ पे देखा गया था ये ओजोन परत का ह्रास। 1985 में पहली बार अंटार्कटिका में ओजोन परत की मोटाई में कमी देखी गई थी, जिसे ओजोन छिद्र के नाम से जाना जाता है। कब देखा गया था? तो ईस्वी को याद रखिएगा, 1985 में। कहाँ पे? तो अंटार्कटिका में। ओजोन की मात्रा में इस तीव्रता से गिरावट का मुख्य कारण मानव संश्लेषित रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन को माना गया है। तो याद रखिएगा ओजोन परत का जो ह्रास हो रहा है, ओजोन लेयर जो ह्रास हो रहा है उसमें, किसके कारण से? CFC के कारण से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, जिसका उपयोग शीतलक एवं अग्निशमन के लिए किया जाता है। शीतलक अर्थात AC कंडीशन वाला जो रूम होता है उससे जो निकलता है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वही क्या कर रहा है? ओजोन परत को छिद्र कर रहा है। इसके लिए एक क्या बनाया गया? 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर सीमित रखा जाए, अर्थात इसका जो उत्पादन हो रहा है उसे कम किया जाए, जिससे कि ओजोन परत का जो ओजोन लेयर है या ओजोन परत है उसका जो मोटाई है उसमें कमी न हो। देखिए ये स्प्रे, इससे भी CFC गैस निकलता है। ये भी क्या है? ओजोन परत के लिए नुकसानदायक है। यही AC कंडीशन वाला रूम है, इसी से जो निकलता है CFC, ये क्या है? ओजोन परत को लेयर को कमजोर बनाया जा रहा है। और ये सुपरसोनिक विमान आप देख सकते हैं, इस विमान से कितना सारा यहाँ पे गैस निकल रहा है। ये गैस, ये क्या है? एक विमान का चित्र है। इसे भी क्या होता है? CFC का जो लेयर है वो कमजोर होता जा रहा है, अर्थात कमजोर हो रहा है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या है? कचरा है। कचरा मतलब गंदगी। कितना गंदगी है यहाँ पे। आपके गांव शहर में भी बहुत सारा क्या होगा? गंदगी होगा। अर्थात हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने आसपास के पर्यावरण को साफ रखना जरूरी है। अब देखते हैं कचरा क्या होता है। आज के समय में अपशिष्ट निपटाने की मुख्य समस्या, अपशिष्ट मतलब गंदगी, उसको हटाना क्या है? एक मुख्य समस्या है जो कि हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है। हमारे जीवन शैली के कारण बहुत बड़ी मात्रा में कचरा इकट्ठा हो जाता है। न चाहते हुए भी हम लोग क्या करते हैं? कचरा इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे कहीं पे गए, पिकनिक में ही गए और वहाँ पे बहुत सारा क्या करते हैं? कचरा को फेंक देते हैं, जैसे प्लास्टिक का टुकड़ा या बहुत तरह का चीज फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है? पर्यावरण प्रभावित होता है। ओके, कचरे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? पहला को बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ
और दूसरा क्या है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का मतलब जो सूक्ष्म जीव के द्वारा उसे तोड़ा जा सकता है अर्थात बदला जा सकता है, उसे क्या बोलेंगे, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जो सूक्ष्म जीव नहीं खा सकते हैं, नहीं विघटित कर सकते, नहीं तोड़ सकते, उसको क्या बोलेंगे, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जैसे फलों की छिलका कुछ दिन के बाद रखिएगा पर्यावरण में तो खत्म हो जाएगा, वहां से समाप्त हो जाएगा, इसका मतलब वो कौन सा पदार्थ होगा, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। लेकिन अगर प्लास्टिक का टुकड़ा या प्लास्टिक फेंक देते हैं तो क्या हो जाएगा, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, क्योंकि सूक्ष्म जीव उसे विघटित नहीं कर सकते हैं। तो इसका डिफिनीशन हो गया जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण छोटे घटकों में बदल जाते हैं, उसे क्या बोलेंगे, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। उदाहरण कौन हो जाएगा, फल तथा सब्जियां के छिलके, सूती कपड़े, जूट और कागज, ये सब क्या है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं। जबकि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन हो जाएगा, पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों के कारण घटकों में परिवर्तित नहीं होते हैं, अर्थात छोटे छोटे घटक में परिवर्तित नहीं होंगे। कौन, प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक, पॉलीथीन, संश्लेषित रेशा अर्थात रेशम का धागा, धातु, सभी धातु, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट, ये सब क्या है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे सब्जी का छिलका फल का छिलका है कि नहीं, यहाँ पे तो क्या है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। अब देखिए ये सूती का कपड़ा है, ये भी क्या है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। और एक पिक्चर यही है, जूट का बोरा, ये भी क्या है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। जबकि ये प्लास्टिक है, क्या है, कभी पर्यावरण, कभी क्या है, सूक्ष्म जीव इसे विघटित कर पाएंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारा क्या धातु है, धातु देखिए यहाँ पे लोहा दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, क्योंकि इसे सूक्ष्म जीव विघटित नहीं कर सकते हैं। ओके, ये अग्निशमन है, यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रहा है। अब कचरा प्रबंधन की विधियां, कचरा प्रबंधन की विधियां, कैसे कचरा को क्या करें, प्रबंध करें, मतलब उसे सीमित करें। तो जैव मात्रा षड्यंत्र, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कचरा इस षड्यंत्र द्वारा जैव मात्रा व खाद में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे क्या बोलते हैं, जैव मात्रा षड्यंत्र। इसमें क्या करेंगे, जो भी कचरा देखिए यहाँ पे बनाया गया जैव मात्रा षड्यंत्र, इसमें जो भी जैव निम्नीकरणीय पदार्थ इसे डाल दिया जाता है इस टैंक में, और इसको क्या होता है, ये अपघटित होता है, उसके बाद इससे मीथेन गैस निकलता है, जिससे खाना बनाने में उपयोग किया जा सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जैव मात्रा षड्यंत्र। दूसरा सीवेज उपचार तंत्र, नाली के पानी को नदी में जाने से पहले इस तंत्र द्वारा संशोधित किया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, सीवेज तंत्र उपचार। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पे यही है, इसे क्या किया जाता है, नाली में जब पानी को फेंका जाता है तो यहाँ पे प्यूरिफिकेशन कर लिया जाता है, इसमें जो गंदगी रहता है उसे हटा दिया जाता है, जिससे कि जलीय जंतु में कोई नुकसान न हो। तो क्या हो गया, सीवेज उपचार तंत्र। कूड़ा भराव क्षेत्र, क्या होता है कूड़ा भराव क्षेत्र, कचरा निम्न क्षेत्रों में डाल दिया जाता है और दबा दिया जाता है, इसे क्या बोलते हैं, कूड़ा भराव क्षेत्र। अर्थात गड्ढा खोल के उसमें कचरा को क्या करेंगे, डाल देंगे और दबा देंगे, जिससे वहां कचरा क्या नहीं हो पाएगा। कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग क्या होता है, जैविक कचरा कंपोस्ट गड्ढे में भर कर ढक दिया जाता है और 3 माह में कचरा किस में बदल जाता है, खाद में बदल जाता है। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, यही है, यहाँ पे यही कंपोस्टिंग किया गया है। इसमें सब क्या है, केचुआ है, उस जितना भी क्या है जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, और केचुआ को क्या करते हैं, उसमें डाल देते हैं, ये सब किस में बदल जाएगा, 3 महीना के बाद ये खाद में बदल जाएगा। ओके, उसके बाद अगला पॉइंट है पुनः चक्रण। अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कचरा पुनः इस्तेमाल के लिए नए पदार्थों में बदल दिया जाता है, अर्थात फिर से इसका उपयोग किया जाता है। इससे लोहा है तो उसे फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा आपके घर के तरफ कोई खरीदने के लिए आते हैं लोहा को, तो लोहा को दे दीजिए और उससे क्या हो जाएगा, वो पुनः चक्रण हो जाएगा, पुनः उसका उपयोग किया जा सकता है। तो एक बार कहानी है कि एक बच्चा था, तो बोला कि माँ को बोला कि माँ कचरा वाला आया है, कचरा उसे दे दीजिए। तो माँ क्या बोलती है, माँ बोलती है कि नहीं, वो कचरा वाला नहीं है, वो तो सफाई वाला है, कचरा वाला तो हम लोग है, कचरा तो हम लोग देते हैं, वो क्या है, सफाई वाला, अर्थात वो सभी आएंगे तो उन्हें रिस्पेक्ट किया कीजिएगा, वो कचरे वाले नहीं है, वो क्या है, सफाई वाले हैं। ओके, तो पुनः चक्रण किया जाता है किसका, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का। पुनः उपयोग, यह एक पारंपरिक तरीका है जिसमें एक वस्तु को पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अखबार है, तो अखबार को फेंकिए मत, उसे क्या बना लीजिए, लिफाफा बना दीजिए, या फिर
इसका दूसरा उपयोग कर लीजिए, लेकिन फेंकिए नहीं। तो उसको क्या बोलते हैं? पुनः उपयोग किया जा सकता है। ये सब क्या है? तो कचरा प्रबंधन की विधियां हैं। ओके, आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास इस टाइप का लगा रहता है। ये क्या करता है? कचरा इसी में फेंकना। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें बाहर फेंक दे रहे हैं। ये क्या है? गलत है।